हेलो स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन क्लास आपके लिए यूट्यूब पर लाया है फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग हिंदी व्याकरण का। इसके पहले आपने हिंदी में संधि समास पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी व्याकरण का उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग की पहचान क्या है, उपसर्ग कहाँ लगता है। आदि और अंत शब्द में दो शब्द होते हैं, आदि और अंत। आदि शब्द का अर्थ होता है शुरू में लगना कोई भी सी चीज, और अंत का होता है बाद में लगना। ठीक है, व्याकरण की भाषा के अनुसार। तो आज हम चलेंगे उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग की पहचान कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी आज देंगे। चलिए आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उपसर्ग को हम प्रेफिक्स भी कहते हैं। उपसर्ग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, आप ध्यान रखेंगे। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, उप और सर्ग। ठीक है, उपसर्ग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ क्या होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, इसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि में, ध्यान देंगे शब्दांश जो होते हैं दो होते हैं, एक आदि होता है एक अंत होता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में लगाए जाने वाले शब्द। ठीक है, जो शब्दांश प्रारंभ में लगाए जाते हैं उसको हम आदि कहते हैं, और जो शब्दांश अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है पहले आप लोग बताएंगे कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, जिसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर नए शब्द का अर्थ में कुछ नए विशेषता प्रकट करते हैं, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वो जुड़ करके कुछ उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं और उसका नए विशेषता बतलाते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, एक दो तीन उदाहरण हमने दिया है। इसमें हमने हार शब्द का उदाहरण दिया था। जैसे हार का तात्पर्य होता है पराजय, पराजित, पराभव। ठीक है, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। आप ठीक है, हार शब्द का अर्थ क्या होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश, ठीक है, प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द प्रहार बन जाता है। ध्यान देंगे, हर शब्द का अर्थ क्या होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे यदि हम प्र को जोड़ देते हैं, प्र शब्द के आगे जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है प्रहार। प्र प्लस हार, हार पहले से अर्थ है, हार का अर्थ क्या था पराजय, और प्रहार का अर्थ हो जाएगा चोट करना। ध्यान देंगे, शब्द में विशेषता आ गई। हार शब्द का अर्थ था पराजय, लेकिन प्रहार शब्द का अर्थ क्या हो गया चोट करना। तो कहने का अर्थ यह है कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, क्योंकि इसके आदि में क्या जुड़ा है प्र, तो प्र आपके एक आदि शब्द है, प्र एक आपका आदि शब्द है। प्र जुड़ने के साथ साथ इस शब्द में विशेषता आ गई, उसका अर्थ क्या हुआ चोट करना। तो ये जो हमारा शब्द बना प्रहार, प्रहार जो हमारा हुआ, प्रहार का अर्थ हुआ चोट करना। ठीक है, लेकिन प्र जो हमारा आदि शब्द है, प्र हमारा जो है आदि शब्द है, उसी के आधार पर हमारा अर्थ क्या हुआ चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, आहार का तात्पर्य होता है भोजन, भोजन करना। ठीक है, आहार का अर्थ क्या होता है भोजन करना। सम जोड़ने से संहार यानी विनाश करना। ठीक है, संहार हो जाता है। सम जोड़ने से, संहार में सम प्लस हार है, यदि संहार का सन्निविच्छेद किया जाए, समास विग्रह किया जाए तो सम प्लस
हार होगा। ठीक है, तो तथा वी जोड़ने से विहार होता है। विहार का तात्पर्य होता है घूमना या भ्रमण करना। ठीक है, इत्यादि शब्द बन जाते हैं। हमने एक सम जोड़ा है, एक वी और एक प्र। ठीक है, यहाँ पे प्र और आ, सम और वी, अर्थात इन सभी उदाहरणों में हमने प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। यदि इनके कहने का प्र का कोई अलग से अर्थ नहीं होता। ठीक है, इसके कहने का अर्थ होता है कि इसके जो पूछा है कि इसका अर्थ अलग से कोई अर्थ नहीं है, वास्तव में प्र का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन प्र के साथ हार जुड़ जाए, प्र के साथ हार जुड़ जाए तो इसका अर्थ निकलता है। इसका प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। ठीक है, उसी प्रकार आ का भी कोई अलग से अर्थ नहीं होता। ये जो शब्द आपका आ जुड़ा हुआ है, ये वाला शब्द आ, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता अलग से। ठीक है, लेकिन इसके साथ आहार जुड़ा हुआ है, आ के साथ हार जुड़ गया तो आहार हो गया, आहार का एक अर्थ हो गया। ठीक है, आहार का अर्थ हुआ भोजन। सम का तात्पर्य हुआ, ये सम का कोई अलग से अर्थ नहीं होता, लेकिन सम में आपको संहार हो गया, संहार में एक अर्थ निकलता है, संहार का तात्पर्य होता है विनाश। और उसी प्रकार वी का भी अलग से कोई अर्थ नहीं होता, वी का हार जुड़ जाने से विहार होता है, उसका अर्थ होता है घूमना। कहने का मतलब यह है कि यदि इनको अलग से कोई अर्थ निकालें तो इसका कोई अर्थ अलग से नहीं होता। ठीक है, जब तक ये किसी साथ में जुड़े ना, किसी शब्दांश में जुड़े नहीं, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से इनके अर्थ में उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। जैसे हार जो शब्द है, प्र में हार शब्द जुड़ा, आ में हार शब्द जुड़ा, सम में हार शब्द जुड़ा, वी में हार शब्द जुड़ा, इन सभी में हार जुड़ गया। इन सभी में प्र, आ, सम, वी। ठीक है, इसमें हार जुड़ गया, इसमें भी समहार हो गया, संहार हो गया, इसमें भी आ जुड़ गया तो क्या हो गया, इसमें आपका आ तो आहार हो गया, और इसमें प्र था तो प्रहार। इसमें सभी में हार शब्द जुड़ा हुआ है, सभी में प्र, आ, सम और वी। इन सब में अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के जुड़ जाने से इसके अर्थ में उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि वे सभी शब्दांश हैं, और ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्द जो हैं हमारे शब्दांश हैं, ध्यान देंगे, ये हमारे क्या होंगे, शब्दांश होंगे, और इसी को शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं, जिसको हम प्रेफिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, शब्दांश। ये जो शब्दांश हैं, शब्दांश शब्दों के आदि में जो जुड़ शब्द जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, शब्दांश के अंतर्गत उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अर्थ में सभी शब्दांश और शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। यानी उपसर्ग, प्रहार में क्या उपसर्ग हो गया, प्र हो गया। ठीक है, आपका प्रहार का प्र हो गया, आहार का आ शब्द हो गया, संहार का सम शब्द हो गया, विहार का वी शब्द हो गया। ये जो हमारे हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो उपसर्ग होते हैं शुरू में जुड़ जाते हैं आदि शब्द में, आदि शब्द में उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हिंदी में भी कुछ प्रचलित उपसर्ग हैं, उपसर्गों की जो संख्या है उसको विभाजित किया गया है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। ध्यान देंगे, जो संस्कृत के जो उपसर्गों की जो संख्या है वह हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में 22 बताई गई है, और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो 13 हैं। ठीक है, उर्दू एवं फारसी फारसी के जो उपसर्गों की संख्या जो है 19 है। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं, तथा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय भी मौजूद हैं। अभी हम संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है, तो उसको हम बताएंगे, उसके उपसर्ग क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 को हम बताएंगे, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका प्रयोग हम करेंगे। उर्दू में फारसी शब्दों के उपसर्गों की संख्या भी हम आपको भी बताएंगे, और अंग्रेजी के भी उपसर्गों की संख्या बताएंगे, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय को भी हम बताएंगे। चलिए हम संस्कृत के उपसर्गों की संख्या बताते हैं। ठीक है,